जी अस्सलाम वालेकुम। कैब 7 लेक्चर 2 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा कंपनी लॉ। प्रीवियस ओरिएंटेशन वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अमूमी तौर पे 3 तरह की होती हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। ठीक है, जो हमारा ये सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, ये बेसिकली कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। ठीक है, कि एक कंपनी फार्म में जब आप बिजनेस करते हैं उसको कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो कंपनीज के ऊपर लॉज जो एप्लीकेबल होते हैं इनकी बारी तो बाद में आएगी। पहले तो हमने ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी किसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को क्योंकि जब भी हम किसी नए कंसेप्ट को सीखते हैं उसको प्रीवियस एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी हमने कंसेप्ट सीखे होते हैं उनके साथ कंपेयर करके सीखें तो आसानी से चीज़ समझ आ जाती है। पहले हम सीखेंगे कंपनी का कंसेप्ट क्या है, फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि इस कंपनी के ऊपर लॉज कौन कौन से एप्लीकेबल हैं। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि आप आज से कोई 150, 200, 250, 300 साल पहले की दुनिया में हैं और बिजनेस कर रहे हैं। उस वक्त जो बिजनेस होता था वो नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप की शक्ल में होता था और पार्टनरशिप की शक्ल में होता था। सोल प्रोप्राइटरशिप किसे बोलते हैं भला, किसे बोलते हैं? जिसमें ओनर एक हो, शाबाश, सिंगल ओनर। वर्कर की तादाद कुछ भी हो सकती है, वर्कर की तादाद से गर्ज नहीं है, गर्ज किससे है? ओनर्स की तादाद से, सिंगल ओनर हो। और पार्टनरशिप किसे बोलते हैं? जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ओनर्स हो। ठीक तो अरसा दराज तक इसी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप शक्ल में बिजनेस चलता रहा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री बनना शुरू हुई, फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई, तो ज़रूरत इस बात की पड़ी, जो बिजनेस था बिजनेस वो कम्प्लेक्स होना शुरू हो गया, वो समझ लीजिए मुश्किल होना शुरू हो गया, कंपटीशन भी बढ़ गया। अब एक पर्सन एक चीज़ मशीनरी के ऊपर बना रहा है, दूसरा पर्सन वही चीज़ मैनुअली हाथ से बना रहा है। ज़ाहिर है दोनों की एक्यूरेसी और स्पीड में फ़र्क होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस में मशीनरी का इस्तेमाल का ट्रेंड ज़्यादा होता गया। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसके लिए फिर ज़रूरत इस बात की पड़ी कि भैया कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसमें ओनर्स की तादाद की कोई लिमिट ना हो। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही होता है, पार्टनरशिप में 20 होते हैं, उसमें तादाद ज़्यादा हो। एक इस बात की ज़रूरत पड़ी। फिर दूसरी ज़रूरत इस बात की भी पड़ी कि जो बिज़नेस पहले हुआ करते थे, आज से समझ लीजिए 200-250 साल पहले जो चीज़ें खरीदी बेची जाती थी वो बहुत सादा नोयत की होती थी। ठीक है, इतनी कम्प्लेक्स नहीं होती थी, उनको बनाना इतना मुश्किल नहीं होता था, तो लोग आसानी से सीख सकते थे। ठीक है, उस वक्त कोई जहाज़ नहीं उड़ा करते थे। ठीक है, तो जो है अमूमी तौर पे जिन चीज़ों की तिजारत होती थी वो खाने पीने की चीज़ें होती थी या कुछ थोड़ी बहुत हैंडमेड चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे ही मशीनरी ईजाद हुई तो जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑपरेशन कंपनी जो 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 बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, जो बिजनेस चीज़ में चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, उनकी तादाद और उनकी कम्प्लेक्सिटी वो बढ़ती गई। तो पहले तो ये होता था कि आपने कोई बिजनेस करना है, कोई भी ओनर आसानी से उस बिजनेस को सीख सकता था। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद जो इंडस्ट्रीज ग्रो की, डेवलप हुई, तो उसमें ऐसी ऐसी इंडस्ट्री आई कि वो आम पर्सन के लिए वो बिजनेस अकेले खुद से चलाना वो मुश्किल होता गया। यानी बिजनेस चलाने के लिए आपको पता है पैसा भी चाहिए और स्किल भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, स्किल है, पैसा नहीं है तो आपके लिए बिजनेस ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पैसा है, स्किल नहीं है, हो सकता है आप पैसा ही डुबो दे सारा। तो दोनों चीजों की जरूरत, और अमूमी तौर पे दोनों चीजें किसी एक पर्सन के पास नहीं होती थी। तो जरूरत इस चीज की पड़ी कि बिजनेस करने के लिए ओनर्स के साथ साथ कुछ
मजीद टेक्निकल लोगों को भी इंगेज किया जाए, टेक्निकल लोगों को भी साथ इंगेज किया जाए। तो ये और इस जैसे कुछ और मसले मसाइल को सामने रख के फिर एक सोल्यूशन प्रेजेंट किया गया। सोल्यूशन क्या प्रेजेंट किया गया कि एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जाए जिसका नाम रखा गया जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे सिर्फ कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, क्या किया गया? न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसे कंपनी भी कहते हैं और जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। अब देखें, आज और कल का दिन, ये 2 लेक्चर्स हैं, ये हमने कोई लीगल कंसेप्ट ज्यादा मुश्किल नहीं पढ़ना, कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंपल लेवल पे कंसेप्ट रखे। सिर्फ मैं चाह रहा हूं कि आप कंपनी के कंसेप्ट के साथ फेमिलियर हो जाए कि कंपनी का कंसेप्ट बेसिकली है क्या। एक दफा कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा लीगल रिक्वायरमेंट्स को समझना। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना, किसी कंपनी में बैठेंगे, तो आपके लिए कंपनी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। यूं समझ लीजिए, मैं पता है आपको क्या करने लगा हूं, मैं अब अगले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको समझाना है कि हाथी कैसा होता है, लेकिन हाथी जिंदगी में आपने कभी देखा नहीं हुआ। इमेजिन कीजिए, अगर तो मैं आपको हाथी दिखा सकता होता, मैं एक तस्वीर दिखाता, मैं कहता ये हाथी है, कंसेप्ट उसी वक्त क्लियर। अगर आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता, प्रैक्टिकली किसी कंपनी में हम बैठे होते, मैं शायद आपको आधे घंटे में उसका बेहतरीन कंसेप्ट, बल्कि आप खुद समझ लेते। लेकिन मसला क्या है कि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप लोगों का नहीं है। आपने कभी किसी कंपनी में प्रोबेबली काम नहीं किया, किसी सीनियर लेवल पे काम नहीं किया कि आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में अंदाजा हो, आपको पता हो कि कंपनी जो है उसका स्टेटस क्या होता है, क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह उसकी। तो मैंने आपको, मेरा टास्क क्या है अगले 2 लेक्चर में, आपको एक ऐसी चीज के बारे में मैंने एक्सप्लेन करना है जिसको आपने कभी भी नहीं देखा हुआ। ठीक है, तो हम कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ फीचर्स मैं आपको उसके बताऊंगा, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने जहन में उसको विजुअलाइज करना है। ठीक है, कि ये कैसा होता है, इसके हाथ होते हैं कि नहीं, पैर होते हैं, बड़े बड़े पैर, लंबी सी सूंड वगैरह, हाँ वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। शुरू में आपका कुछ थोड़ा सा हो सकता है, आपको पता है स्ट्रक्चर बनाने में, विजुअलाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक कंसेप्ट पहले पढ़ा है और थोड़ी देर के बाद उससे मिलता जुलता कंसेप्ट पढ़ें तो वो मिक्स होने लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको ये फ़र्क क्लियर हो जाएगा। आज और कल 2 दिन का लेक्चर अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो उम्मीद है 60 to 70% आपको कंपनी के बारे में पता चल जाएगा कि कंपनी है क्या। बाकी जो डिटेल की चीज़ें वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। और एक दफ़ा अगर आपको पता चल गया कि कंपनी है क्या, उसके ऊपर जो लॉज एप्लीकेबल हैं वो भी आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे कि कौन से लॉज हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे होते, सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म में, तो यहां पे फर्ज कीजिए ये एक भाईजान होते, दुकानदार, ये इधर एक दूसरे भाईजान होते, कस्टमर, ये इनकी शॉप पे आते, इनको कहते भैया ये मेरे को डबल रोटी दो, अंडे दो, जो भी चीजें हैं ये मुझे चीजें दे दो। ये इनके पास गए, चीजें खरीदी, वापस आ गए। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फार्म में इस तरीके से बिजनेस होता है। और ये अमूमी तौर पे कस्टमर और जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, ओनर, ये एक दूसरे को जानते हैं। ये एक दूसरे को क्या है, जानते हैं। ऐसे हमारे घरों में भी करीब आप देखें जो डिफरेंट शॉप्स वगैरह होती हैं उनमें इसी तरीके से होता है, हम पर्सनली जान रहे होते हैं, ऐसा ही है। ओके, लेकिन अब जो टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई कंपनी, कंपनी में क्या होता था? कंपनी में होता ये है कि ट्रू ओनर और जो थर्ड पार्टीज होते हैं, जैसे कस्टमर है, जैसे सप्लायर है, जैसे एम्प्लॉयज है, इनके दरमियान में समझ लीजिए एक पर्दा लगा दिया जाता है। इन दोनों के दरमियान में एक पर्दा लगा दिया जाता है
ये दोनों पार्टीज, बिजनेस के ट्रू ओनर और बिजनेस के सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज जो भी लेन देन कर रहे हैं, ये एक दूसरे को जानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। जैसे अगर हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें, ये ट्रू ओनर है। ट्रू ओनर कभी भी डायरेक्ट कस्टमर वगैरह के साथ डील नहीं करेगा। उसकी एक रीजन तो ये होगी क्योंकि डायरेक्ट डीलिंग के लिए इसके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज होना जरूरी है, जो शायद ना हो। जैसे फर्ज कीजिए एक एयरलाइन है, अब कस्टमर आके ओनर से कहे, ए ओनर भाई आप मालिक हो इस जहाज के, अब आप मुझे यहां से सिंगापुर लेके जाओ। क्या पॉसिबल है, लाजमी है कि ओनर को जहाज भी उड़ाना आता होगा? नहीं। बहुत सी एयरलाइंस की कंपनीज के मालिकान ऐसे हैं, मालिक तो हैं, उन्हें जहाज उड़ाना नहीं आता। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मालिक हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, ऑपरेट नहीं कर सकते किसी को। तो दरमियान में एक पर्दा लगा दिया जाता है, ठीक है, समझिए, ये एक गैबी पर्दा है, ये एक गैब। लेकिन इसका मकसद क्या है या इसका पर्पस क्या होता है कि जो ऐसे लोग जो डील कर रहे हैं बिजनेस के साथ, वो बिजनेस के ट्रू ओनर को ना देख सके, ना जान सके, और जानना जरूरी भी नहीं है। मैं फर्ज कीजिए अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता हूं, मुझे इस चीज से गर्ज नहीं है कि इसका मालिक कौन है, मुझे इस चीज से गर्ज है कि क्या मेरी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी कि नहीं, ट्रीटमेंट हो जाएगा कि नहीं मैं जिस प्रॉब्लम के लिए। तो ये समझ लीजिए थर्ड पार्टीज हैं, ये ओनर है, इन दोनों के दरमियान में ये एक पर्दा लगा दिया गया। इस पर्दे का एक नाम रखा जाता है, ठीक है, इस पर्दे को बोलते हैं हम कंपनी, और इसका कोई नाम रखा जाता है। जैसे फर्ज कीजिए इसका हम कुछ भी नाम रख लेते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूं, इसका हम नाम रख लेते हैं मिचल्स लिमिटेड, ठीक है जी। अब ये बिजनेस है, ये कंपनी है, यहां पे इस एरिया के अंदर बिजनेस हो रहा होगा, ये बिजनेस से बाहर इसके ओनर है, और ये थर्ड पार्टी जिन्होंने बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करना है। अब बिजनेस दो लेवल पे काम कर रहा होगा, एक डे टू डे बेसिस पे थर्ड पार्टी के साथ किसी से लेना, किसी से देना, खरीदना, बेचना, एम्प्लॉयज के काम करवाना, प्रोडक्शन करना, डिस्पैच करवाना, रिसीव कर, ये सारी एक्टिविटीज हो रही होगी इस एंड पे, ठीक है। फिर उसके बाद इस बैकएंड पे क्या होगा, साल खत्म होने के बाद इस बिजनेस की सारी एक्टिविटीज का हिसाब किताब लगाया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल में, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऊपर शेयर होल्डर्स को दे दी जाएंगी, ताकि अगर प्रॉफिट हुआ है तो फिर उनको जो भी उनका डिविडेंड वगैरह है वो मिले। यहां पे रुक के मुझे बताइए, क्या ये जो मालिकान है इनको डे टू डे बेसिस पे इंटरफेयर करना चाहिए? नहीं करना, इन्हें इससे गर्ज भी नहीं है, इन्हें सिर्फ इससे गर्ज है भैया हमने पैसा लगाया है, साल के बाद प्रॉफिट कितना हुआ और हमें मुनाफा कितना मिलेगा, इससे ऐसा ही है, ठीक है। तो ये ओनर अलग है, थर्ड पार्टीज अलग है, और ये कंपनी या जो बिजनेस है ये अलग है। पहला चेक पॉइंट बताइए, ये कंसेप्ट समझ आता है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसमें? आगे चलते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होते थे उन्हें कहते थे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में जो ओनर होते थे उन्हें कहते थे पार्टनर। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर्स होते हैं आपके ख्याल में क्या एक होता होगा? यहाँ पे तो मैंने एक ही, वो होंगे बड़े, बहुत से होंगे, हजारों ओनर्स होते हैं, कुछ कंपनीज के ओनर्स हजारों होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे। किसी के पास हो सकता है कंपनी के 20% ओनरशिप एक बंदे के पास हो, किसी के पास हो सकता है 10% हो, किसी के पास हो सकता है 0.002% हो, डिपेंड करता है। तो ओनर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन ओनर्स को हम बोलते हैं शेयर होल्डर। इनको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। अब इनको शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं ये कल समझाना है मैंने, क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा टेक्निकल कंसेप्ट मैं इकट्ठे नहीं कर सकता, ये कल
कि ओनर्स को, भाई सोल प्रोप्राइटर को सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, समझ आती है बात। पार्टनर को पार्टनरशिप के अंदर जो ओनर्स होते हैं उनको पार्टनर्स कहते हैं, ये भी बात समझ आती है। भाई कंपनी के अंदर जो ओनर है इनको शेयर होल्डर्स क्यों बोला जाता है, ये हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है जी। तो ये ऊपर बहुत से शेयर होल्डर्स हैं। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है, ये जो कंपनी है ना, कंपनी, इसको बोलते हैं, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ये क्या है? इंटरेस्टिंग टर्म है आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन है लेकिन आर्टिफिशियल है। मैं पर्सन हूं, क्या मैं आर्टिफिशियल पर्सन हूं? नहीं, मैं नेचुरल पर्सन हूं। कैसे पता चला नेचुरल पर्सन? मैं सांस लेता हूं, खाता पीता हूं। ठीक है, ये नेचुरल पर्सन की निशानी है। ठीक है, नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? जो नेचुरल पर्सन नहीं। आर्टिफिशियल पर्सन की एक क्लासिक एग्जांपल है रोबोट। जो रोबोट हम बनाते हैं, बज़ाहिर दिखने में वो इंसान की तरह है, काम भी ऐसे ही करेंगे। आने वाले वक्तों में तो मजीद वो नेचुरल होते जाएंगे, ह्यूमनाइज होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जितना मर्जी उनमें फीचर्स ऐड कर ले, एट द एंड ऑफ द डे वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, ठीक है, यानी अच्छा आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन याद रखे ये ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी भी उसकी तरह आर्टिफिशियली पर्सन है, जैसे एक रोबोट है। जैसे आपके जहन में कंपनी का कंसेप्ट है, ऐसे लगे जैसे एक रोबोट जहन में आ गया है, लेकिन उस रोबोट को एक बर्थ सर्टिफिकेट भी दिया गया है। हम नेचुरल पर्सन का भी बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, उस कंपनी का, उस रोबोट का भी एक बर्थ सर्टिफिकेट है, जिसके ऊपर वो तारीख लिखी होती है कि किस तारीख को इसकी बर्थ हुई, ये क्रिएट हुआ। ठीक है जी, ये ऑपरेशनल हुआ, बिल्कुल कुछ कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर ले। ठीक है जी, ये हो गया हमारी कंपनी, एक आर्टिफिशियल पर्सन। क्या ये नेचुरल पर्सन की तरह काम कर सकता है? अब यहाँ पे रुके, कुछ सवाल जवाब मैं करना चाहता हूँ आर्टिफिशियल पर्सन के कंसेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए। आर्टिफिशियल पर्सन भाग दौड़ सकता है, रोबोट भाग दौड़ सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन, सॉरी, नेचुरल पर्सन भाग दौड़ सकता है। क्या आर्टिफिशियल पर्सन यानी ये रोबोट भाग दौड़ सकता है? भाग दौड़ सकता है, बिल्कुल। अच्छा, नेचुरल पर्सन जो है वजन उठा सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन उठा सकता है? नेचुरल पर्सन गाड़ी ड्राइव कर सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन, ये रोबोट गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं? बिल्कुल। इसका मतलब यह हुआ है ये आर्टिफिशियल पर्सन बज़ाहिर इंसान, लेकिन इंसानों जैसे काम कुछ कर सकता है। आपको हैरानगी तो नहीं होती ये देख के कि रोबोट जो है वो सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं, रोबोट गाड़ियां चला रहे हैं? नहीं, बल्कि अब तो रोबोट की भी जरूरत नहीं है, वो ड्राइवरलेस कार्स का भी दौर आ गया, उसकी भी जरूरत नहीं, तो काम कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो हमारी कंपनी है, अब असल में जो बिजनेस हो रहा है वो ओनर्स डायरेक्टली फेस पे नहीं है। फेस पे कौन है? कंपनी। कंपनी है, फिलहाल कंपनी है। अब अगर ओनर होते तो वो जो काम कर रहे होते, जैसे किसी के साथ सेल किया, किसी को सेल किया है तो उसके साथ सेल एग्रीमेंट किया, परचेज किया तो परचेज एग्रीमेंट किया, कोई नौकरी लेने के लिए आया तो ओनर डिसाइड करता है भैया इसको मैंने जॉब देनी है कि नहीं देनी। ये सारे फैसले, किससे चीजें खरीदनी है, किसको बेचनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, अपने नाम पे खरीदनी है, क्या ये सारी चीजें एक कंपनी भी कर सकती है? सवाल ये है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या कंपनी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, परचेज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? क्या कंपनी अपने नाम पे चीजें खरीद सकती है? क्या ऐसा हो सकता है किसी कंपनी के नाम पे प्लॉट हो, कोई घर हो, कोई बिल्डिंग हो? तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उस आर्टिफिशियल पर्सन को लॉ एक्नॉलेज करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि इसकी एक हैसियत, इसका एक वजूद है। ये नजर नहीं आ रही हमें, लेकिन इसका एक वजूद, लॉ इसको एक्नॉलेज करता है।
इसीलिए ये सारे काम जो ओनर कर सकते हैं नेचुरल पर्सन, वो एक कंपनी भी कर सकती है। ठीक है जी। और क्या कंपनी अपने ओनर से डिफरेंट कोई चीज है कि ओनर ही का दूसरा नाम कंपनी है? डिफरेंट चीज है। शाबाश, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? अच्छा, कंपनी अपने नाम पे एसेट्स खरीद भी सकती है, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। लेकिन मुझे ये बताइए, एक रोबोट की जैसी एग्जांपल हमने ली थी, क्या रोबोट टेक्निकली स्पीकिंग खुद से चलता है? जब वो असल में चल रहा होता है ना, हमें लग रहा होता है खुद से चल रहा है, असल में खुद से नहीं चल रहा। बैकएंड पे कुछ लोगों ने उसकी प्रोग्रामिंग की है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, बाकायदा उसका सॉफ्टवेयर है जिसमें उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है। ऐसा ही है, उसको इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहे होते हैं? क्या उसमें सॉफ्टवेयर किसने बनाया? उसके जो भी अंदर पैरामीटर्स थे वो कुछ साइंटिस्ट होंगे, ठीक है, उन लोगों ने बनाया हो, कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट होंगे, प्रोग्रामर्स होंगे, उन्होंने बनाया होगा ना। ठीक है, अगर वो ठीक तरीके से, फर्ज कीजिए, अच्छा मैं उसका ऑनर हूं, फर्ज कीजिए मैं एक रोबोट ले आया, मैं समझ, मैंने कहीं से एक रोबोट खरीदा, कस्टमर हूं मैं, ठीक है, अब मैं रोबोट को कहता हूं भाई ये टीवी उठा के उस जगह पे रखो, उसने टीवी को पकड़ा और उसने फेंक दिया नीचे, टीवी टूट गया। सवाल ये है, अब इसमें कसूर क्या उस रोबोट का है, क्या उस पर्सन का है जिसने रोबोट बनाने के लिए मुख्तलिफ चीजें दी, स्टील वगैरह, या उस कंप्यूटर साइंटिस्ट का है, प्रोग्रामर का है जिसने प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस बिल्ड की उसके अंदर? किस? शाबाश, ठीक, उसी का कसूर है ना। जिसने खरीद के मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जिससे वो रोबोट बना है, उसका कसूर तो नहीं है, हालांकि पैसा उसी का लगा है, लेकिन उसके पीछे डिसीजन मेकिंग किसकी हुई है? साइंटिस्ट की, प्रोग्रामर की। ओनर की डिसीजन मेकिंग नहीं। ओनर का काम कितना है? सिर्फ इतना कि उसने चीजें इकट्ठी करके जो भी जरूरी थी बनाने के लिए वो प्रोवाइड कर दे, उसमें सही या गलत इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्रामर ने बनाए। एग्जैक्टली उसी तरीके से मुझे बताइए, ये रोबोट तो एक एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं ना, ये कंपनी जो है, बताइए क्या ये खुद से चलेगी ऑटो पायलट मोड पे, कि इसका कुछ कोई ना कुछ लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे? क्या वो जो लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं टेक्निकल लोग होंगे कि नॉन टेक्निकल लोग होंगे? वो ओनर होंगे क्या? नहीं नहीं, ओनर तो टेक्निकल होते ही नहीं है। वो कौन होंगे? वो उस फील्ड के माहिर होंगे, उस इंडस्ट्री के माहिर होंगे जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है। टेक्सटाइल कंपनी है तो टेक्सटाइल बिजनेस के माहिर होंगे, शुगर कंपनी है तो शुगर बिजनेस के माहिर होंगे, एयरलाइन कंपनी है उसके माहिर होंगे, फ्रूट कंपनी है उसके माहिर होंगे, मतलब जो भी बिजनेस है ऐसा ही है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं? तो बेसिकली जो कंपनी रन होती है, चलती है, इस कंपनी को कौन चला रहे हैं? डायरेक्टर्स। जितनी भी थर्ड पार्टीज हैं, वो कस्टमर हो, वो सप्लायर्स हो, वो कोई भी लोग हो, उनकी डीलिंग किसके साथ होती है? डायरेक्टर्स के थ्रू, डायरेक्टर्स के साथ या के शेयर होल्डर के साथ? डायरेक्टर के साथ। अच्छा, अगर कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे बताइए, यहाँ पे एक कस्टमर है, उसने मिचेल्स लिमिटेड को कुछ फ्रूट सेल करने हैं, प्रोवाइड करने हैं, ताकि वो अपनी प्रोसेसिंग में इस्तेमाल कर ले। ये सप्लायर जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नाम किसका आएगा? कंपनी का नाम आएगा, डायरेक्टर्स का नाम आएगा, या के शेयर होल्डर का? कंपनी का। क्यों? डायरेक्ट मालिक ही है, इनका नाम क्यों नहीं आएगा? इनका नाम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया ये सेपरेट है। ये कौन है? सेपरेट है। और ये कंपनी क्या है? सेपरेट है। अकाउंटिंग में आप लगभग यही कंसेप्ट पढ़ते हैं, थोड़ा सा सिंपल वे में। उधर होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि ओनर्स की ट्रांजैक्शन, कंसेप्ट बेसिकली वही है लेकिन थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में, कि ओनर्स की ट्रांजैक्शन अलग है,
बिजनेस की ट्रांजैक्शन अलग है, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसकी करते हैं, बिजनेस की करते हैं। बैक एंड पे कंसेप्ट यही है, थोड़ा सिंपल वे में। उसी तरीके से यहां पे मैं आपको लॉ में, कंपनी लॉ में क्या समझा रहा हूं कि एक ओनर है और एक बिजनेस है। ओनर की हैसियत अलग है, बिजनेस की हैसियत अलग है। ठीक है, हम जो लॉज एप्लीकेबल होंगे पढ़ रहे हैं वो बिजनेस के ऊपर पढ़ रहे हैं। बिजनेस के ऊपर कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, ओनर्स के ऊपर कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, वो हम नहीं पढ़ रहे उनकी जाती हैसियत में। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं, अकाउंटिंग में आप कहते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, लॉ में कहते हैं सेपरेट लीगल स्टेटस। लॉ में क्या कहते हैं, सेपरेट लीगल स्टेटस। ठीक है, कि कंपनी जो है चूंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ओनर नेचुरल पर्सन है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का स्टेटस डिफरेंट है ओनर से। ये नेचुरल पर्सन है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इन दोनों का स्टेटस एक दूसरे से डिफरेंट है। हम जो लॉज पढ़ेंगे वो किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं पढ़ेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डन जी। हाँ, तो यही वो कह रहा है। पहले उसने देखे जो आज हमने आपको समझाने हैं कंसेप्ट, ये दो कंसेप्ट है, लेकिन ये याद रखे बेस है। ये अगर अच्छे से समझ आ गए ना, आगे इंशाल्लाह लॉ भी अच्छे से आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगा। 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटर एक ओनर के साथ, पार्टनरशिप 2 से 20 ओनर्स के साथ। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है, आपने पढ़ा होगा बैंकिंग बिजनेस में तादाद 10 होती है, और जो हमारा प्रोफेशनल फर्म्स होती हैं उनमें तादाद पार्टनर्स की 20 से ज्यादा भी हो सकती है, लगभग 2 से 20 होते हैं। और कंपनी में 1 से लेके एनी नंबर ऑफ ओनर्स हो सकते हैं, और इन ओनर्स को क्या कहते हैं, हम शेयर होल्डर कहते हैं या मेंबर कहते हैं। ठीक है, इनके नाम ये क्यों पड़े हैं, ये कल का टारगेट है मेरा, आज नहीं। आज सिर्फ याद कर लीजिए कि कंपनी के जो मालिकान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। फीचर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के फीचर के, कंपनी का जो सबसे बड़ा फीचर है, कंपनी का सबसे बड़ा फीचर है, अगर आप कहें ना सर एक फीचर हमें बताएं जिसमें कंपनी सिमट जाए, मिनिमम, ज्यादा नहीं, एक सेलेक्ट कर, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है, सेपरेट लीगल स्टेटस। कि कंपनी का अपना अलग से लीगल स्टेटस है, लॉ इसको अलग से रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक अलग से पर्सन है। ठीक है, जैसे ये भाई हैं, ये भाई हैं, ये फर्ज कीजिए दोनों भाई आपस में सगे भाई हैं फर्ज कीजिए, लेकिन लॉ दोनों को अलग पर्सन ट्रीट करता है। ये अगर कोई गलत काम करते हैं लॉ इसकी सजा इनको नहीं देगा, ये अगर कोई गलत काम करते हैं लॉ इनकी सजा दूसरे भाई को, चाहे वो सगे भाई क्यों ना हो। ठीक है, कि किस वजह से, क्योंकि दोनों का लीगल स्टेटस सेपरेट है। कैसे पता चला दोनों का लीगल स्टेटस सेपरेट है, इनका आईडी कार्ड अलग है, इनका आईडी कार्ड अलग है। तो इसी तरह जो ओनर्स है उनका अपना आईडी कार्ड होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है। कंपनी जो है इसका अपना अलग से आईडी कार्ड भी होता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है, नाम थोड़ा डिफरेंट है, उसको कहते कुछ और है। ठीक है, लेकिन इसका कंपनी का अलग से बर्थ सर्टिफिकेट भी होगा, अलग से आईडी कार्ड भी होगा, इसकी अलग से हैसियत होगी। ठीक है जी, इसे क्या बोलते हैं हम लॉ में, सेपरेट लीगल स्टेटस या आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, इससे फर्क क्या पड़ता है भला, कंपनी का स्टेटस अलग है, इसका बर्थ सर्टिफिकेट अलग है, इसका आईडी कार्ड अलग है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी चाहे तो अपने नाम से चीजें खरीद बेच सकती है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, अगर चले सवाल बाद में पूछता हूं, पहले ये कंप्लीट कर लूं। सेपरेट लीगल स्टेटस, कंपनी, ये बात समझ आ रही है, कंपनी कैन ओन इट्स एसेट्स, कंपनी एसेट्स को अपने नाम पे ओन कर सकती है। जो आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स देखेंगे उसमें किसी नेचुरल पर्सन का नाम नहीं आ रहा होगा, भाई ये प्रॉपर्टी लैंड किसके नाम पे है, ये मिस्टर असलम के नाम पे है क्या, नहीं नहीं असलम के नाम पे नहीं है, किसके नाम पे है, ये मिचेल्स लिमिटेड के नाम पे है, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी होगी, उसके मालिक कौन होंगे, कंपनी। अच्छा, कंपनी इटसेल्फ लायबल फॉर इट्स डेट्स, कंपनी को जो बिजली के बिल आते हैं, कोई लायबिलिटी है, कंपनी ने एम्प्लॉयज की सैलरी पे करनी है, बताइए वो असल लायबिलिटी किसकी है,
कंपनी की, ओनर्स की तो नहीं है। ओनर्स की क्यों नहीं है? उनका सेपरेट लीगल स्टेटस है, उनका सेपरेट लीगल स्टेटस है। ठीक है। कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन, क्या कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अच्छा, मेरे 2-3 छोटे छोटे सवालों के जवाब दीजिए, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको ठीक बता सकेंगे। फर्ज कीजिए कि कंपनी ने सामान खरीदा एक सप्लायर से, उसको पैसे अदा करने थे। सप्लायर कंपनी के हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस में आने की बजाय कंपनी के ओनर के घर में पहुंच गया और कहने लगा मुझे पैसे अदा करो। ओनर कहने लगा भाई मेरी तो ये लायबिलिटी ही नहीं है, तो बिजनेस की लायबिलिटी है, उससे जाके लो। कहता है नहीं, बिजनेस की लायबिलिटी है लेकिन बिजनेस भी तो तुम्हारा ही है, तो तुम्हारी ही लायबिलिटी हुई। ठीक है ना, लायबिलिटी बिजनेस की है, बिजनेस के ओनर तुम हो, तो लायबिलिटी तुम्हारी ही हुई। क्या ये सप्लायर का आर्गुमेंट करेक्ट है? नहीं, लीगली करेक्ट नहीं है, लीगली करेक्ट नहीं है। बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज, वो ओनर के एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं है। यानी एक 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 केस था, उसमें जब उसने डिसीजन दिया तो ये एक मिलती जुलती लाइन लिखी जज ने, ये एक बड़ा अहम रूल है कि अगर एक कंपनी प्रॉपर्टी ओन करती है, कंपनी एक कोई प्रॉपर्टी ओन करती, तो जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के ओनर हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी के ओनर नहीं। प्रॉपर्टी की ओनर कंपनी, कंपनी की ओनर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर डायरेक्ट प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है लीगली। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का लीगल स्टेटस सेपरेट है। कंपनी का लीगल स्टेटस अलग है, ओनर्स का, शेयर होल्डर का लीगल स्टेटस अलग है। तो मुझे बताइए, अगर कंपनी ने किसी बंदे से पैसे रिसीव करने हैं, कंपनी के बिहाफ पे शेयर होल्डर पैसे वसूल कर सकते हैं? नहीं। कंपनी ने किसी से पैसे वसूल करने हैं, कंपनी के बिहाफ पे शेयर होल्डर वसूल कर सकते हैं? नहीं, वो लीगल लायबिलिटी पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का लीगल स्टेटस सेपरेट है। पैसे देने किसी और को है, देखिए किसी पर्सन ने आपको पैसे देने हैं, ठीक है, 1 लाख रुपया, ठीक है, और आपके भाई से मुलाकात होगी, भाई को दे दें? हाँ, देखा, नहीं देना चाहिए ना, वो लायबिलिटी, क्योंकि दोनों लीगली कानूनी नुक्ता नजर से, देखिए फैमिली एक या प्रॉब्लम कोई नहीं है किसी एक को दे, लेकिन कानून क्या कहता है, कानूनी नुक्ता नजर से दोनों का स्टेटस चूंकि सेपरेट है, तो जिस पर्सन को पैसे देने हैं आपने उसी को पे करेंगे तो लायबिलिटी सेटल होगी, वरना लायबिलिटी सेटल नहीं होगी। ठीक है जी। तो अगर कंपनी ने किसी से रिसीव करने हैं पैसे, कौन रिसीव करेगा? कंपनी या शेयर होल्डर भी कर सकते हैं? कंपनी। पे करने हैं, कौन पे करेगा? रिसीव करने वाली साइड इतनी अहम नहीं है, पे करने वाली साइड अहम है, क्योंकि बाज़ औक़ात कंपनी बैंक से लोन लेती है और लोन लेने के बाद उसको रीपे नहीं कर पाती, तो बैंक की कोशिश होती है हर सूरत अपने पैसे रिकवर करवा ले। वो कंपनी के खिलाफ भी केस करता है और कंपनी के शेयर होल्डर के खिलाफ भी केस करता है। तो बताइए कोर्ट किसको ऑर्डर करती है पे करने के लिए? कंपनी को। कुछ समझ आ रही है बात है? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमें फिर मुझे बताइए, ये सेपरेट लीगल स्टेटस, ये सारे पॉइंट समझ आ गए? कंपनी का अच्छा सेपरेट लीगल स्टेटस है, ये तो पता चल गया, लेकिन भाईजान ये कंपनी है तो असल में आर्टिफिशियल ही, रोबोट है तो रोबोट ही, उसमें जितनी भी इंटेलिजेंस हो है तो आर्टिफिशियल ही, नेचुरल तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस रोबोट को चलाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल किसी की जरूरत पड़ेगी। एक प्रोग्रामर होगा जो इस रोबोट के अंदर कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर फिट करेगा, फिर उसके पास एक रिमोट होगा, वो दूर बैठ के रिमोट के बटन दबाता जाएगा, वो रिमोट का लेफ्ट साइड का बटन दबाएगा, रोबोट लेफ्ट साइड पे जाएगा, राइट साइड का बटन दबाएगा, रोबोट राइट साइड पे। भाई ऐसा ही है। तो इस रोबोट, जैसे रोबोट को चलाने के लिए कोई प्रोग्रामर की जरूरत है, क्या उसी तरह कंपनी को चलाने के लिए भी कोई टेक्निकल प्रोग्रामर की जरूरत है? बिल्कुल है। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स, या आम जुबान में बोलते हैं मैनेजमेंट, और
टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डायरेक्टर्स, एक ही चीज है। तो इस कंपनी को चलाने के लिए कौन लोग होंगे? डायरेक्टर्स, जो उसको चलाएंगे। और अमूमी तौर पे देखें, शेयर होल्डर भी बाजुकात टेक्निकल पर्सन हो सकते हैं, बाजुकात नहीं भी हो सकते। हम फॉर द टाइम बिंग एज्यूम करेंगे कि ये अलग अलग हैं। बाजुकात ऐसा होता है किसी पर्सन के पास पैसे भी हैं, उसके पास टेक्निकल स्किल्स भी होती हैं, लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता। फिलहाल हम क्या एज्यूम करेंगे? सेपरेट। दोनों का स्टेटस क्या है? शेयर होल्डर अलग चीज है, डायरेक्टर अलग चीज है, दोनों का रोल अलग है। शेयर होल्डर्स मालिक हैं, डायरेक्टर्स कौन है? मैनेजर। ठीक है जी। अच्छा, फर्ज कीजिए कि ये भाईजान आप मेरे क्या हैं? स्टूडेंट है मेरे। ये ऐसे ही है जैसे मेरे बच्चे की तरह हो। ठीक है, ये मेरा बच्चा है, स्टूडेंट है मेरा। भाईजान ये आपका क्या है? क्लासमेट है, दोस्त है। दोस्त है भाई। ऐसा क्या, एक ही बंदे में दो लोग कैसे हो सकते हैं? ये आपका दोस्त नहीं है, ये मेरा स्टूडेंट है। क्या क्या कह रहे हैं? ऊंची क्या कह रहे हैं? अच्छा, नहीं मानता है। ये मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये मेरा स्टूडेंट है, ये कह रहे हैं ये मेरा दोस्त है। भाई यहां तो ये स्टूडेंट होगा या दोस्त होगा, दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? हो सकती है। ओके ओके, हाँ हाँ, बात समझ आ गई। जब मैं इससे बात कर रहा हूंगा तो ये मेरा स्टूडेंट है, और जब ये भाई से बात कर रहे होंगे इनका दोस्त है। ठीक है, बल्कि ये अपनी रियल लाइफ में और भी बहुत से रोल्स प्ले कर रहे होंगे। ये घर जाएंगे तो ये एक बेटे का रोल भी प्ले कर रहे होंगे, एक भाई का रोल भी प्ले कर रहे होंगे। भाई ऐसा ही है। अब घर जाके कोई इनसे किसी से पूछे इनके भाई से, भाई क्या लगता है कि भाई है, तो मैं कहूँ नहीं नहीं ये तो मेरा स्टूडेंट है, ये आपका भाई कैसे हो सकता? भाई हो सकता है। उसकी प्लेस चेंज होने से क्या पोजीशन चेंज हो जाती है? जब ये घर में है तो इनकी हैसियत है एक भाई की, जब यही पर्सन हमारी क्लास में है तो इनकी हैसियत एक स्टूडेंट की है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको हैरानगी तो नहीं होगी? तो पता है क्या होगा? जब होगी शेयर होल्डर्स की मीटिंग तो एक पर्सन होगा, वो इस शेयर होल्डर्स की मीटिंग में मौजूद होगा। ठीक है, मैं कहूंगा यहां पे सारे शेयर होल्डर बैठे हैं। कौन बैठे हैं इस मीटिंग में? शेयर होल्डर। वही पर्सन अगर उसके पास टेक्निकल नॉलेज है तो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में भी होगा। द डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, वो उसमें भी बैठा होगा। और ये इतराज आपने उठाना है, मुझे कंफर्म है। डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी बैठा होगा। मैं कहूंगा ये डायरेक्टर है, आप कहेंगे सर हो ही नहीं सकता, वो तो शेयर होल्डर था। वो शेयर होल्डर है, वो डायरेक्टर कैसे हो सकता है? और अगर वो डायरेक्टर है तो वो शेयर होल्डर कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर उसमें एबिलिटी है, उसके पास पैसा भी है, वो शेयर होल्डर भी है, उसके पास स्किल है, वो डायरेक्टर भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? लेकिन याद रखें, जब वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में बैठेगा तो उसका स्टेटस क्या है, और जब वो डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठेगा तो उसका स्टेटस क्या है? डायरेक्ट। ये असूल याद रखना है, ये असूल याद रखना है। ये भाई जब घर जाएंगे तो उनका स्टेटस क्या हो जाएगा? भाई का। और जब क्लास में आएंगे तो उनका स्टेटस चेंज होके क्या हो जाएगा? स्टूडेंट का। एक पर्सन के पास कंपनी के अंदर भी डिफरेंट रोल्स या डिफरेंट पोजीशंस हो सकती है। हमने देखना है कि वो इस वक्त किस जगह पे बैठा है, वो इस वक्त किस जगह पे बैठा है। एक पर्सन कंपनी का मालिक भी है, उसके पास टेक्निकल स्किल्स भी है। वो अगर डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठा है तो उसका रोल क्या है? और वो शेयर होल्डर की मीटिंग में बैठा है, उसका शेयर होल्डर। तो मुझे बताइए, अमूमी तौर पे तो वैसे अलग अलग होते हैं, लेकिन इकट्ठे भी हो सकते हैं। अगर इकट्ठे हो भी जाए ना, स्टिल याद रखिए एक पर्सन शेयर होल्डर भी है, डायरेक्टर भी है, तो फिर भी हम उनको अलग अलग ही रखेंगे, क्योंकि जगह के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी।
जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी ना, तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे देख भाई ये शेयर होल्डर आया बैठा है, ये नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देख भाई ये डायरेक्टर आया बैठा है। और शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी तो ये नहीं कहेंगे देख डायरेक्टर आया बैठा है, क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर आया। तो अमूमी तौर पे शेयर होल्डर और डायरेक्टर अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर कोई सेम भी हो ना तो स्टिल उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या उनकी अथॉरिटी डबल हो जाएगी? बिल्कुल उनकी अथॉरिटी डबल हो जाएगी। यानी उनके जब वो शेयर होल्डर की मीटिंग में जाएंगे तो उनके पास शेयर होल्डर की पावर्स होंगी, जब वो डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाएंगे डायरेक्टर्स की मीटिंग में, जाहिर है उनके पास पैसा भी है, पैसा लगा तो शेयर होल्डर बने, उसके राइट्स उनको अलग मिलेंगे। स्किल है, काम सीखा है उन्होंने, बिजनेस सीखा है, तो डायरेक्टर बने हैं, उसकी पावर्स अलग होगी। ठीक है जी। लेकिन शेयर होल्डर की मीटिंग में शेयर होल्डर की पावर, एक वक्त में पावर एक ही। शेयर होल्डर की मीटिंग में है तो कौन सी पावर है उसके पास? डायरेक्टर्स की मीटिंग में है तो डायरेक्टर की पावर। बहरहाल वापिस है, तो मुझे बताइए ये जो हमारी स्टोरी में कैरेक्टर्स हैं, अब ये कैरेक्टर ऐड हुआ डायरेक्टर वाला, डायरेक्टर और शेयर होल्डर सेम है या डिफरेंट है? हमेशा डिफरेंट है। ये हमारा दूसरा फीचर है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है? सेपरेशन फ्रॉम ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कंपनी है, दोनों कंपनी से रिलेटेड, शेयर होल्डर भी कंपनी से रिलेटेड है, डायरेक्टर्स भी कंपनी से रिलेटेड है, लेकिन दोनों का स्टेटस डिफरेंट है। शेयर होल्डर शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स है, दोनों एक दूसरे से, और कंपनी कंपनी है। शाबाश शाबाश शाबाश, ये हुआ ना कंसेप्ट। अगर कभी मिस्टर ए, क्या ऐसा पॉसिबल है मिस्टर ए के पास शेयर्स भी हों कंपनी के और वो कंपनी का डायरेक्टर भी हो? सब पॉसिबल। तो क्या उसमें ये रूल जो है वो गलत साबित नहीं हो जाएगा कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट? गलत साबित नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, गलत साबित नहीं होगा। क्यों साबित नहीं होगा गलत? क्योंकि उस वक्त भी वो पर्सन जब शेयर होल्डर है ना, तो उस वक्त मैनेजमेंट नहीं है, और जब मैनेजमेंट की मीटिंग में बैठा है तो शेयर होल्डर नहीं है। सेपरेशन, ठीक है, लीगली दोनों स्टेटस सेपरेट है। भाई बात समझ आ रही है? हाँ सेपरेट। तो कंपनी में क्या होता है, कंपनी के ओनर्स हैं, कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स हैं, ओनर्स कुछ, शेयर होल्डर्स कुछ और लोग होते हैं, डायरेक्टर्स कुछ और लोग होते हैं। ठीक है जी। कंपनी के साथ जो भी लेन देन करेगा वो कंपनी का और उस थर्ड पार्टी का लेन देन है, शेयर होल्डर्स को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मुझे बताइए, बैंक ने कंपनी को लोन दिया, कंपनी वापस नहीं कर पाई, क्या बैंक शेयर होल्डर से लोन ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? लीगल रीजनिंग बताइए। सेपरेट लीगल स्टेटस, ये चीज सेपरेट लीगल स्टेटस, शाबाश। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, क्या कंपनी को शेयर होल्डर चलाते हैं? कौन चलाता है? डायरेक्टर्स चलाते। कंपनी खुद तो नहीं ना चल सकती, क्योंकि बहरहाल आर्टिफिशियल पर्सन है, रोबोट खुद से नहीं चल सकता, चलाने के लिए कुछ चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन को चलाने के लिए डायरेक्टर्स चाहिए। तो कंपनी ने कब दाएं तरफ जाना है, कब बाएं तरफ जाना है, कब सीधा जाना है, ये फैसले कौन करेंगे? डायरेक्टर्स करेंगे। उनकी मीटिंग होती है, उसमें वो फैसला करते हैं कि अब हमने क्या करना है, कंपनी के लिए क्या बेहतर है। क्लियर हुई है बात? तो इसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। चलिए ये तो आपको समझ आ गया। तो कंपनी की लायबिलिटीज के लिए क्या शेयर होल्डर जिम्मेदार हैं? शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज के लिए कंपनी जिम्मेदार है? नहीं, दोनों सेपरेट हैं। ठीक है। कंपनी अपने सारे काम खुद करेगी थ्रू डायरेक्टर्स, थ्रू डायरेक्टर्स। ठीक है। कंपनी के ओनर्स कुछ और लोग हैं, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, ये भी आ गया। ठीक है कंसेप्ट। नेक्स्ट है शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। टाइम है थोड़ा, हल्का सा कंसेप्ट अगर आप कर लेते हैं। अच्छा चले गपशप लगाते हैं, कोई कंसेप्ट नहीं पड़ता। आप में से किसी स्टूडेंट ने कभी किसी हाउसिंग सोसाइटी का नाम सुना? किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी का नाम बता दें। बहरिया टाउन, ठीक है, आजकल हालात उनके टफ ही लग रहे हैं।
चले तो बहरिया टाउन, उस सोसाइटी में क्या होता है, एक बनती कैसे है सोसाइटी, पहले एलडीए से एक बहुत बड़ा जो एरिया है, रकबा है जमीन का, वो अलॉट करवा लिया जाता है अपने नाम पे, अप्रूवल लाइसेंस, पहले जमीन खरीदी जाती है, एलडीए से अप्रूवल ली जाती है, भाई यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बननी है, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए कि ये है वो एरिया, ठीक है, उसके बाद इस पूरे एरिया पे एक घर बना के उसको बेच दिया जाता है, ऐसा होता है। एक ही घर नहीं बनाया, क्यों, एक घर भी तो बना सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए पता इसका जो भी है 200 एकड़ 400 एकड़ 500 जितना भी इसका एरिया है, उसमें एक बहुत बड़ा घर बना के उसको भी तो सेल किया जा सकता है। तोड़ना पड़ेगा इसको, क्यों तोड़ना क्यों पड़ेगा, मैं ये बिजनेस रीजनिंग दे ना, मुझे कन्विंस करे, बिजनेस क्यों तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा घर जो है ना उसको बेचना मुश्किल होता है, उसके ग्राहक कम होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास इतने पैसे होंगे, लेकिन छोटे छोटे घर बना के बेचना आसान होता है। याद रखिए मार्केट में छोटा इन्वेस्टर ज्यादा होता है, जैसे जैसे बड़ा इन्वेस्टर ढूंढते जाएंगे वो कम होता जाएगा। तो इसीलिए अगर आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो फोकस करें ज्यादा कस्टमर्स के ऊपर, ठीक है। आपने एक ही बहुत बड़ा घर बना के बेचने की बजाय क्या बेहतर है, छोटे छोटे 10 घर बना के बेच दे। इस आइडिया के मुताबिक क्या किया जाता है, इसकी फिर कटिंग की जाती है, क्या की जाती है, कटिंग की। अब कटिंग मर्जी है, डेवलपर की मर्जी है, वो चाहे कनाल कनाल के प्लाट की कटिंग कर दे, चाहे वो 10-10 मरले के प्लाट की कटिंग कर दे, चाहे वो 5-5 मरले के प्लाट की कटिंग कर दे। और ऐसा भी हो सकता है, एग्जांपल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन अभी कंसल्ट बिल्ड का ऐसा भी हो सकता है, आधा हिस्सा वो कनाल कनाल का बना दे कटिंग वाला, और आधा हिस्सा वो 10-10 मरले की कटिंग का बना दे, भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। चले हम बाहर अपने कंसेप्ट को सिंपल रखते हैं कि सारे का सारा जो है वो उसने फर्ज कीजिए 10-10 मरला की कटिंग की, डन जी, प्लाट की। अब ये बहुत से प्लाट हो गए, ऐसे ही है, फर्ज कीजिए कि 10 लगभग इस साइड पे है और 10 इस साइड पे, हर प्लाट को एक यूनिक नंबर अलॉट कर दिया जाता है, ऐसा ही है, प्लाट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक आगे 90 100, ऐसा ही होगा। कि नंबरिंग क्यों की जाती है, ताकि एक वेरिफिकेशन हो सके, एक जिसने प्लाट खरीदा वो दूसरे का ट्रांसफर ना हो सके, ऐसा ही है। अच्छा अगर कोई एक प्लाट खरीदना चाहे, फर्ज करें एक प्लाट की कीमत है 10 रुपए, एक प्लाट खरीदना चाहे कितने पैसे देगा डेवलपर को, 10 रुपए। और अगर वो कहे मैंने 2 प्लाट खरीदने, डेवलपर कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं तेरे को 2 देने, मैं तो एक ही दूंगा, दूसरा ऐसे होगा। फिर डेवलपर कहेगा भाई मेरी तरफ से 10 ले लो, 10 ले सकते हैं, ओके। इसी तरीके से याद रखें, बिजनेस होता है ना उसको चाहिए पैसा, बिजनेस रन करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा किसने इन्वेस्ट करना है, शेयर होल्डर ने। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कोई रेगुलेशन नहीं होती, कोई सिस्टम नहीं होता, उसमें जब जैसे जितने पैसों की जरूरत है वो बिजनेस में ओनर लाके डाल देते हैं। लेकिन जो कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक रेगुलेटेड बिजनेस है, इसमें रेगुलेशंस होती है, इसमें पहले पूछ लिया जाता है, जब आप कंपनी बनवाने के लिए जाते हैं ना, आपसे पहले पूछ लेते हैं भाई बताओ आपकी कंपनी जो है मैक्सिमम अपनी लाइफ में कितना कैपिटल इकट्ठा कर सकती है, मैक्सिमम कैपिटल बताएं जो ये रेज करेगी, जो चाहिए आपको मैक्सिमम। ये हिसाब किताब लगाएंगे, अभी तो 30 मिलियन का काम चल जाएगा, 30 मिलियन से अगले साल हो सकता है एक्सपेंशन हो जाए तो 20 मिलियन की और जरूरत पड़े, फिर आगे हालात का कुछ पता नहीं है, किस्मत ने साथ दिया तो ये डबल भी हो सकते हैं, 100 मिलियन हिसाब किताब आगे क्या कह देंगे 100 मिलियन। तो उस वक्त जो रेगुलेटर्स होंगे वो लिख देंगे इस कंपनी का मिचेल लिमिटेड का कैपिटल कितना है 100 मिलियन। अच्छा ये नहीं है कि अब 100 मिलियन से ऊपर जा ही नहीं सकते, जा सकते हैं, वो दोबारा एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, क्या कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का कैपिटल कहीं रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता, कंपनी का कैपिटल रजिस्टर करवाना पड़ता है, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। ये समझने ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन।
100 मिलियन आ गया, या समझ लीजिए कि ये फर्ज कीजिए कि ये 100 रुपये है, 100 रुपया कैपिटल रजिस्टर करवा दिया। अब मुझे बताइए, क्या मार्केट में कोई एक इन्वेस्टर होगा जो सारे का सारा शेयर कैपिटल ले ले और हमें 100 रुपया दे दे? 100 रुपये से हम 100 मिलियन समझे हैं? हो सकता है, लेकिन इसका चांस बहुत कम है। तो इसीलिए मार्केटेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए कि कंपनी को आसानी से शेयर होल्डर्स मिल जाए, कंपनी को आसानी से शेयर होल्डर मिल जाए, कंपनी का जो टोटल 100 का शेयर कैपिटल है, गौर से सुनिएगा अल्फाज, कंपनी का जो टोटल ₹100 का शेयर कैपिटल है, इसे छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। कंपनी का जो टोटल 100, जैसे एक बहुत बड़ा एरिया है ना प्रॉपर्टी डेवलपर वाला, वो उसको एक ही बंदे को बेचना मुश्किल है, वो इसके छोटे छोटे हिस्से करता है और फिर वो छोटे छोटे हिस्से बेचता है। उसी तरह हम भी कटिंग करते हैं अपने शेयर कैपिटल की, और फिर शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड। पहले वही एक पूरा 100 रुपीज था, अब उसके छोटे छोटे 100 हिस्से कर दिए हैं। अब ये 100 हिस्सों में से हर हिस्सा कितना है, 1 रुपए का। 100 रुपए था टोटल, 100 हिस्से कर दिए, 1 रुपए। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया, अगर मैं आपसे पूछता भैया मेरे पास एक प्रॉपर्टी है 100 मिलियन की, कौन बाय करेगा? शायद आप में से कोई भी ना बाय करता। लेकिन अगर मैं कहूं भाई मेरे पास प्रॉपर्टी है 1 मिलियन की, 100 यूनिट्स हैं 1 मिलियन के, जिसने जितने घर खरीदे, तो शायद आप में से 8-10 तो अभी बुकिंग करवा लेते, सर 1 मिलियन हमारा पकड़े, 1 मिलियन हमारा, 1 मिलियन हमारा। भाई ठीक है ना, ये आप इस बात से एग्री करते हैं कि मार्केट में छोटा इन्वेस्टर ज्यादा होता है और कम कीमत की चीज ज्यादा जल्दी बिक जाती है। तो ये जो छोटे जो टोटल होता है ना, टोटल इसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। टोटल को क्या बोलते हैं? और ये जो छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं? शेयर्स। शेयर। और इस छोटे हिस्से की जितनी अमाउंट होती है, जैसे 1 रुपया हमारे केस में, इसको कहते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो लीगली स्पीकिंग हम क्या कहेंगे, एक कंपनी का शेयर कैपिटल होता है जो रजिस्टर करवाया जाता है। ये शेयर कैपिटल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है। इन छोटे स्मॉलर पार्ट्स को हम शेयर बोलते हैं, शेयर कैपिटल नहीं, क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। और हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। वो डिपेंड करता है किसी, जैसे कोई प्लाट 5 मरले का, कोई 10 मरले, कोई कनाल का हो सकता है, वैसे ही किसी कंपनी का शेयर 5 रुपए का, किसी का 10 का, किसी का 20 का, किसी का 50 का, किसी का 100 का हो सकता है। वो हर एक की मर्जी होती है, अपने जिस मर्जी हिस्सों में डिवाइड कर ले, बस रजिस्टर करवाना होता है। बाकी छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड करना है, बड़े हिस्सों में ये मर्जी होती है कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह की और शेयर होल्डर्स। तो ये शेयर का कंसेप्ट समझ आ गया आपको? yes, अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बता रहा हूं। वो कह रहा है, जरा अपने सामने रखिएगा नोट्स, शेयर एंड शेयर कैपिटल। कह रहा है शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर, टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड शेयर कैपिटल। ये लाइन समझ आ रही है? कंपनी का टोटल कैपिटल डिवाइड किया जाता है स्मॉलर पार्ट्स में, उन हर स्मॉलर पार्ट को क्या कहते हैं? शेयर्स। आप चाहे तो कंपनी का 1 शेयर ले लें, चाहे 10 शेयर ले लें। ईच शेयर हैज ए फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल, कैपिटल ऑफ 10 मिलियन कुड बी स्प्लिट इनटू 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बजाय ये कि जो टोटल 10 मिलियन का कैपिटल है वो सारे का सारा एक ही दफा इशू करें किसी को, उसके हिस्से कर दिए 1 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन कैपिटल था, उसके 1 मिलियन शेयर बना दिए। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी हो गई? 10। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताइए, जिसके पास ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये वाली घर वाली बात कर रहा हूं, वो आगे किसी को सेल कर सकता है? किसी को गिफ्ट कर सकता है? उसकी डेथ हो जाए, इनहेरिटेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। शेयर के बारे में एक लाइन बोली जाती है, शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। शेयर भी प्रॉपर्टी ही की तरह है। शेयर भी प्रॉपर्टी ही की तरह है। जब आपने शेयर खरीदा, आप आगे किसी को सेल करना चाहे, किसी भी कंपनी का सेल भी कर सकते हैं।
गिफ्ट करना चाहे किसी फैमिली मेंबर को गिफ्ट भी कर सकते हैं, और जब शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो वो आगे भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, जिसके पास ये शेयर होगा क्या उसके पास कुछ राइट्स होंगे? क्या राइट्स होंगे? असल में जिसके पास शेयर है ना वो कंपनी का मालिक है, ये चीज ध्यान में रखें। मालिक वही होता है ना जो शेयर डालता है, जो लोन देता है वो मालिक नहीं होता, जो कंपनी में कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है वही मालिक होता है ना। तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, आप उसके डेट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि उसके कैपिटल में? कैपिटल। आप उसके क्या हो जाएंगे? मालिक हो जाएंगे, शेयर होल्डर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शेयर होल्डर। आप मिचेल्स कंपनी का 10 रुपए वाला एक शेयर ले लें और किसी जगह खड़े होकर कह दे मैं मिचेल कंपनी का मालिक हूं, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा वकील आपको गलत साबित नहीं कर सकता। आप सच में उसके मालिक हैं और आपके कुछ राइट्स भी हैं। शेयर का मतलब ये प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे शेयर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के तो राइट्स होते हैं। हम कोई घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी हमारे पास राइट है, हम वहां पे रहते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ही फायदा उठा सकते हैं उससे। लेकिन साथ ही साथ कुछ लाइबिलिटीज भी होती हैं, बिल आए बिजली का पे भी करना पड़ता है, साल बाद प्रॉपर्टी टैक्स आए वो भी अदा करना पड़ता है। तो इसी तरह मुझे बताए शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। शेयर के कुछ राइट्स होंगे। क्या राइट? सबसे बड़ा राइट क्या होगा? मीटिंग तो राइट है ही, उससे भी बड़ा राइट भाई डिविडेंड है। प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड वसूल होगा, तो किसको पे होगा? जो शेयर होल्डर है। वैसे नहीं लाजमी, वैसे नहीं, वैसे कहाँ से घर से ला के देंगे डायरेक्टर। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना डिविडेंड, प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर कहाँ से करेंगे? फिर नहीं करेंगे, फिर डिविडेंड। अच्छा, और कंपनी के बारे में जो साल के बाद मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में कुछ बड़े बड़े फैसले होने हैं, जो शेयर होल्डर की मीटिंग होनी है, क्या अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर है आप उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हो? लेकिन याद रखें कौन सी मीटिंग को अटेंड कर सकते हो? आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग को अटेंड कर सकते हो, आप डायरेक्टर्स की मीटिंग को अटेंड, अगर आप शेयर होल्डर हो तो किस मीटिंग को अटेंड कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते? और अगर डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर की मीटिंग को अटेंड करोगे, शेयर होल्डर हो तो शेयर होल्डर की मीटिंग को अटेंड। अच्छा, सिर्फ मीटिंग को जाके अटेंड कर सकते हैं क्या उधर कोई फैसला हो, फैसले में पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं? फैसले में पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं भाई, अपना वोट दे सकते हैं, यस या नो का। मानी जाती है कि नहीं वो अलग बात है, वोट तो दे सकते हैं ना भाई। हो सकता है ना हमने कुछ और वोट दिया हो, फैसला कुछ और हो जाए, ठीक है, तो वो कोई मसला, लेकिन राइट तो है ना। हमारे लिए यही बहुत है। ठीक है जी। तो ये है शेयर स्ट्रक्चर। समझ आया आपको क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन अभी नहीं पढ़ाना आपको, परपेचुअल सक्सेशन पढ़ाएंगे कल, ईद के बाद। खुदा का खौफ कर, ईद के बाद मैं अभी पढ़ा दूंगा परपेचुअल सक्सेशन भाई। ठीक है, ये समय भूल गया सारा कुछ, अभी रिवाइज करवा देते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि बिजनेस की 3 टाइप्स है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। कंपनी में हमने ये पढ़ा कि ये इसमें ओनर्स की तादाद मिनिमम 1 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जो सबसे अहम फीचर्स हमने पढ़े इसको पहचानने के लिए, अपने जहन में इसको बिल्ड करने के लिए कंपनी क्या होती है वो हमने क्या पढ़ा? कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस। किससे सेपरेट है? अपने ओनर से, अपने डायरेक्टर से भी सेपरेट है, लेकिन ज्यादा ये इसमें ओनर समझना जरूरी है। ओनर से सेपरेट, सेपरेट होने का फिर इफेक्ट क्या हुआ? कंपनी एसेट खुद ओन कर सकती, कंपनी की एसेट कंपनी की एसेट है, कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की लायबिलिटी है। कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी अपने नाम से करेगी। अगर कोई 2 नंबरी होती है, कोई लेने देने में प्रॉब्लम आती है, डिस्प्यूट आता है, लोग किसके खिलाफ केस करेंगे? कंपनी के खिलाफ केस करेंगे, शेयर होल्डर के खिलाफ केस नहीं करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट। और सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कंपनी को जो लोग ओन कर रहे हैं वो कौन है? शेयर। और जो कंपनी को चला रहे हैं वो डायरेक्टर्स है। ये दोनों अलग अलग होंगे। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में शेयर होल्डर बैठेंगे, डायरेक्टर्स की मीटिंग में डायरेक्टर बैठेंगे। लेकिन वो मैंने आपको बता दिया कभी कभी एक ही बंदा, लेकिन उसका स्टेटस शेयर होल्डर की मीटिंग में शेयर होल्डर का होगा, डायरेक्टर्स की मीटिंग में डायरेक्टर्स का होगा। फिर हमने शेयर कैपिटल का कंसेप्ट पढ़ा। जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जितना भी कैपिटल होता है उसको बोलते हैं कैपिटल। पार्टनरशिप में जितना कैपिटल होता है उसे कहता है पार्टनर्स कैपिटल। कंपनी में जितना कैपिटल होता है उसे क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। उसे कैपिटल क्यों कहते हैं तो समझ आती है, वो ओनर्स ने पैसा डाला है। उसे शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। हर छोटे स्मॉलर पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं? शेयर।
और उसकी भी कुछ वैल्यू होती है, फेस वैल्यू उसके ऊपर। अच्छा मुझे बताइए, ये भाईजान ऐलान कर रहे हैं बाहर जाके, मैं मिचल्स का मालिक हूं, मैं मिचल्स का मालिक हूं, एक सवाल का जवाब दें उसके बाद छुट्टी। मैं मिचल्स का मालिक हूं। मैंने इनसे पूछा भाई आपके पास क्या सबूत है कि आप मिचल्स का आप मिचल लिमिटेड का मालिक हैं? इनके पास क्या सबूत होगा? शाबाश, इनके पास शेयर्स होंगे। कहेंगे सर ये देखिए शेयर्स, ये देखिए शेयर। क्या शेयर्स के ऊपर कोई नंबर लिखा होगा? कंपनी का नाम लिखा होगा? कोई अमाउंट लिखी होगी? उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। शाबाश, क्लियर जी। चलिए यहाँ तक अच्छा, किताब में ना कुछ ऊपर कंसेप्ट स्टार्ट में है डेफिनेशन, वो मैंने अभी आपको नहीं करवाए। कुछ एंड वाले कंसेप्ट लर्निंग का वो नहीं करवाए, बेस बना रहा ना अभी। तो जितना को मैंने पढ़ाया ना आपने उतना ही पढ़ना है घर जाके। ये ना जो नहीं पढ़ाया वो समझना शुरू कर दें और कहें सर ने तो समझाया, कुछ समझ नहीं आ रही, सर ने ठीक समझाया नहीं। नहीं नहीं, जो नहीं समझाया उसको पढ़ना भी नहीं। वैसे टाइम हो, टाइम नहीं गुजारा और कोई एक्टिविटी नहीं है तो फिर पढ़ लें, वरना सिर्फ जितना पढ़ाया है उतना ही पढ़ना है आपने। क्लियर? कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।